अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का अमल। हमने पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, लंग्स पढ़े थे। हमने ये तो पढ़ लिया था कि एयर हमारी बॉडी में किस तरह से इंटर हो रही है, किन किन रास्तों से आ रही है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि जब वो एयर लंग्स में इंटर हो गई है या वो एयर लेफ़्ट करती है, हमारी बॉडी को लीव करती है, तो उसके साथ कौन कौन सी फ़िज़िकल मूवमेंट्स होती हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब इस टर्म को क्या नाम देते हैं? फ़िज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की दो टाइप्स हैं, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। अब यहाँ पे बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूल भी कर देते हैं। बाज़ का ना हमें अपनी लॉजिक्स बनानी पड़ती है माइंड में, इसको रट्टा नहीं कहते। ठीक है, ये इंटेलिजेंसी होती है, याद करने का तरीका कोई ना कोई, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, इनहेलेशन हमने याद रखना है, इन से इंटर, यानी कि हमारी बॉडी में एयर इंटर हो रही है, उस प्रोसेस यानी लंग्स में एयर इंटर हो रही है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। और जब हमारी बॉडी को छोड़ रही है, लंग्स से एयर वापस जा रही है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन को कैसे याद रखना है? एग्ज़िट से याद रखना है। एग्ज़िट किसे कहते हैं? ठीक है, वापसी को कहते हैं, या फिर छोड़ने को कहते हैं, या जो भी एग्ज़िट करने को। ठीक है, दो टर्म्स याद रखनी है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन एयर गोज, ठीक है, इनसाइड रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब्स राइज्ड। अब इनहेलेशन में होता क्या है? लंग्स इस तरह लगा लें जिस तरह बलून्स में हवा भर देते हैं ना जब, तो इस तरह से जब एयर हमारी बॉडी में इंटर हुई, लंग्स में इंटर हुई, हमारे लंग्स भी उसी तरह से बिल्कुल फूल जाते हैं। सही है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो फूल गए हैं तो रिब्स का क्या काम है? रिब्स ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, उठ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो लंग्स तो फूल गए, उनको इतनी सारी जगह चाहिए। रिब्स का क्या काम है? रिब्स ने ऊपर की तरफ राइज हो जाना है, उठ जाना है। अब रिब्स के किस तरह से राइज होती है, किस वजह से? वो अपने मसल्स की वजह से। उनके मसल्स है ना, रिब्स के मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मसल्स, ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ, यानी कि रिब्स राइज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं पसलियाँ। एट द सेम टाइम डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड। अब डायफ्राम क्या चीज़ है? डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो एब्डोमिनल कैविटी, यानी जहाँ पे हमारे स्टमक वगैरह प्रेजेंट होते हैं और जो लंग्स वगैरह है, ठीक है, इनको जो है ना अलहदा कर रहा है। इनके दरमियान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डायफ्राम। वो इन दोनों के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान एक पर्दा है। एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी के दरमियान एक पर्दा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये लंग्स की निचली साइड पर प्रेजेंट होता है। जब अब लंग्स फूले हैं, ठीक है, ये निचली साइड पे प्रेजेंट है, जब लंग्स फूले हैं तो डायफ्राम बेचारा नीचे की तरफ आ जाएगा ना, है ना, क्योंकि ये तो लंग्स के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था। रिब्स राइज हो गई, किसकी वजह से? इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। सही है, अगर ये मसल्स ना होते ना तो फिर मतलब रिब्स राइज नहीं हो सकती थी। और जो डायाफ्राम था डोम शेप्ड का, वो बेचारा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, लोड हो गया यानी लंग्स से। डायग्राम में देख लें, ठीक है, यह एनिमेशन आपको दिखाई हुई है। इसमें जैसे लंग्स फूलते हैं ना, डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और रिब्स राइज हो जाती हैं। These movements increase the area of thoracic cavity, which reduce the pressure on lungs. ये जब सारी मूवमेंट्स होती हैं, इससे क्या होता है? जो थोरेसिक कैविटी है, यानी जहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लंग्स को ज़रूरत है ज़्यादा एरिया की, उसके अंदर एयर आनी है और उसने लंग्स में फूल जाना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एरिया थोरेसिक कैविटी का ज़्यादा हो जाता है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स। ठीक है,
और लंग्स पे क्या हो जाता है, प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? Results, lungs expand, the air pressure within them also decrease, जिसके नतीजे में क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, लंग्स भी मतलब एक्सपेंड हो जाते हैं, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज, और उनके अंदर जो एयर प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो जाता है। फिर आता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एयर लंग्स में इंटर हुई तो कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई। अब जब एयर बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, जब वापस जाएगी लंग से गैसेस एक्सचेंज के बाद, तब कौन कौन सी मूवमेंट्स होंगी। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर गैस इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। अब लंग्स का क्या काम था, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना, उसने एयर से ऑक्सीजन लेके बॉडी को प्रोवाइड कर दी। अब जो बाकी एयर बची है, इम्प्योर है जो, वो एक्सपेल्ड हो रही है एक्सहेलेशन के ज़रिए, बाहर को जा रही है माउथ के ज़रिए। इससे क्या होगा, रिब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। पहले रिब मसल्स ऊपर की तरफ राइज हो गए थे, लेकिन जैसे ही हवा निकली है लंग्स से, ठीक है, लंग्स अपनी वैसी पोजीशन पे आ गए, दोबारा से जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। इससे क्या हुआ, रिब मसल्स भी रिलैक्स हो गई और रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, जो डायाफ्राम के मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो गए। मैंने बताया था ना, वो बेचारे तो नीचे की तरफ चला गया डायाफ्राम लंग्स के फूलने से। अब लंग्स अपनी दूसरी पोजीशन में आ गया, सही वाली में, तो डायाफ्राम भी रिलैक्स हो गया, डायाफ्राम भी ऊपर को चला गया। This reduce the space in chest cavity and increase pressure on lungs. इससे क्या हुआ, जो है चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो रिड्यूस हो गई, कम होगी। जाहिर है रिब्स अपनी वापस जगह पे आ गई तो चेस्ट कैविटी की स्पेस भी कम होगी। एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स, और लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि डायफ्राम भी अपनी जगह पे आ गया, रिब्स भी अपनी जगह पे आ गई। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए बिल्कुल, ठीक है, पहले एक्सपेंड हुए थे ना, फैल गए थे, अब सुकड़ गए लंग्स बिल्कुल। एंड एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और हवा लंग्स में से वापस चली गई। सही है, दो अमल थे, पहले एयर आई है तो लंग्स फूल गए, अब एयर वापस गई है तो लंग्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये डायग्राम में देखें, जैसे ही इंसान सांस लेता है, एयर हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स में जाती है, रिब्स राइज हो जाती हैं, डायाफ्राम नीचे को चला जाता है, लंग्स फूल जाते हैं, और जैसे ही हम बाहर को हवा निकालते हैं माउथ के ज़रिए, प्योर एयर होती है वो, ठीक है, क्या हुआ, रिब्स अपनी जगह पे आ गई, डायाफ्राम अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। Person breathes 16 to 20 times in a minute in a normal circumstances at a rest. एक इंसान है ना, जो उसकी नॉर्मल टाइमिंग क्या है, 1 मिनट में वो 16 से 20 दफ़ा जो है सांस लेता है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट उसका ये है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, ब्रेन में हर चीज़ का सेंटर बना है, हर चीज़ को कंट्रोल करने का। अब ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का भी एक सेंटर है, जिसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, अब वो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होता है, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसके लिए बहुत सेंसिटिव है। When we do some hard job or exercise, our muscle cells carry out cellular respiration at a greater rate. जब हम कोई सख्त जॉब करते हैं ना, यानी कि कोई हार्ड काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर रेट। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड तो उल्टा हम निकालते हैं, हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा सख्त जॉब कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। द ग्रेटर द कंसनट्रेशन of carbon dioxide in blood stimulate respiratory center. अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है ना हमारी बॉडी में, ये तो ख़तरनाक है, वैसे ही रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना
वो मैसेज सेंड करता है। किसको मैसेज सेंड करता है? रिब मसल्स को और डायाफ्राम को, सो दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिमूव थ्रू ब्लड। अब वो उनको मैसेज सेंड करता है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है ब्लड में, इसको रिमूव करना है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और सम फिजिकल रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट। पहले जो 16 से 20 दफ़ा जो ब्रीथिंग होती थी, अब वो हो गई 30 से 40 टाइम पर मिनट। वो क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। जितना ज़्यादा सांस लेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव होगी। आपने नोट किया होगा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, हमें सांस बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो एक्चुअली जो रिस्पिरेटरी सेंटर है ना, उसको फिक्र लग जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा देख के। वो रिब मसल्स को और डायफ्राम को मैसेज सेंड करता है, वो कहता है इसको रिमूव करो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करो ब्लड से। और उसको रिमूव करने का सिर्फ एक ही हल है कि तेज़ तेज़ सांस लिया जाए। और ये सारा कुछ इनवॉलंटरी है, यानी ये हमारे बस में नहीं है। बाज़ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, बाज़ नहीं होती, लेकिन जो ब्रीथिंग है ना, वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ हमारी जो बॉडी है ना, वही कर रही है। कुछ देर के लिए हमारे बस में हो भी सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 सेकंड 1 मिनट के लिए सांस रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रोक सकते। ये खुद ब खुद हमारा सांस फिर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे बोलना है वो हमारे बस में है, ठीक है, वो वॉलंटरी हो गया। एक इनवॉलंटरी होते हैं, एक वॉलंटरी, ठीक है। तो सांस लेना जो है वो इनवॉलंटरी है, यानी ये हमारे बस में नहीं है। तो हम लोगों का ये टॉपिक हो गया